हाँ जी, सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो लेक्चर आपका 7 था, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट बनाते किस प्रकार हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास तक किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम 5 मिनट ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्लास आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या लास्ट क्लास में? तो थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक बार और। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की एग्जैक्ट कब होगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जैक्ट कब होगी? जब एक ऐसा फंक्शन मिल जाए इज एग्जैक्ट। ये आपके पास है लेक्चर नंबर कौन सा? हम बात करें 7 के लेक्चर, आज वाला 8 का है, ये 7 नंबर लेक्चर है। कब एग्जैक्ट होगी? इफ देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन f such that f का जो टोटल डिफरेंशियल है वो आपका इक्वल हो जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो f सच दैट कि f का जो टोटल डेरिवेटिव है या टोटल डिफरेंशियल है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा फंक्शन ढूंढना है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उसके लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन गिवन थी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। क्या कंडीशन थी आपके पास कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ जब m का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करें और x का n का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करें। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। फिर हमने देखा था सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किस प्रकार था शॉर्टकट मेथड कि m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है और y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए m का x के सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस का साइन n के सिर्फ वही टर्म लेने हैं जो x से फ्री हो, तो n फ्री फ्रॉम x, जो टर्म x से फ्री हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टर्म का क्या करना है, y के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन करना है और इसको c के बराबर रख देना। यहाँ पर आपको बुक में भी 1-2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जेपीएच वाले में भी, जो अपनी बुक है वहां पर भी मिल जाएगा कि क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग आता। कब? जब वो cos 2x टाइप के टर्म हो जिसको हम दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, तो 1-2 ऐसे हैं तो वहां पर सॉल्यूशन अलग आएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि वो 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं उसको भी हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं तो अलग अलग आंसर आता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको उसके बारे में चिंतित नहीं रहना, आपको तो सिर्फ ये मेथड ही ध्यान में रखना है। योगेश किशन बोले सर आईएफ फाइंड करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करें या फिर नॉन एग्जैक्ट वाला मेथड्स करें? सबसे पहले तो आपको ये देखो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी लीनियर बन रही हो। अगर लीनियर बन रही है तो वो मेथड आसान रहेगा। अगर आपको लग रहा है अब ये लीनियर नहीं बन रही है तब आपको एग्जैक्ट वाले से चलना है। और इससे पहले भी मैं आपको ये बोलूंगा लीनियर, सबसे पहले देखो लीनियर बन रही तो अच्छी बात है,
नहीं बन रही तो आप ऑप्शन चेक करो डायरेक्ट, उस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो डिफरेंशियल इक्वेशन से, नया m और नया n निकालो और चेक करो कि m का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और n का जो x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं। सबसे बेस्ट मेथड आपको यही रहेगा। उसके बाद अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमने कंसेप्ट देखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो उस केस में आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट आया था। और एक फंक्शन होता है म्यू एक्स वाई, जिसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बन जाती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, यानी कि यथार्थ बन जाती है। तो इस फंक्शन म्यू एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, समाकल गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसके पास हमेशा ही इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बाद हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के कुछ मेथड थे। मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी समाकल गुणांक निकालने के कुछ मेथड देखे थे। तो फर्स्ट मेथड हमने देखा था वो क्या था कि अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यहां पर इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड था आपके पास अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज होमोजीनियस, यानी कि समघात। समघात आप सभी जानते हो, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन समघात कब बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। किसी को समस्या है समघात में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 समघात कब होगी, जब आपके पास m और n जो कि एक्स वाई के फलन है दोनों सेम डिग्री के फंक्शन हो, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अगर होमोजीनियस है एंड mx प्लस एन वाई नॉन जीरो है, mx प्लस एन वाई नॉन जीरो है, देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है वो क्या आएगा, 1 अपॉन में mx प्लस एन वाई। दूसरा अपने जो मेथड था फाइंड आउट करने का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था कि अगर आपके पास इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज ऑफ द फॉर्म, यानी इस फॉर्म की हो, कौन से फॉर्म की, एक्स वाई का फलन हो और साथ में वाई डी एक्स हो, प्लस दूसरा फंक्शन f2 जो कि एक्स वाई का फलन हो और साथ में एक्स डी वाई बराबर 0। अगर इस फॉर्म की आपके पास कोई अवकल समीकरण है एंड इसके साथ ही एम एक्स माइनस एन वाई का मान नॉन जीरो हो, देन उस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई आएगा। तो ये आपके पास सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड हैं, उनको आपको एक साथ ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था, क्या बोला था, अगर इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉन एग्जैक्ट, ये भी यहां पर भी नॉन एग्जैक्ट हैं दोनों, नॉन एग्जैक्ट। और वो मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, क्या करना आपको, अगर नॉन एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आपके पास नॉन जीरो होगा। और इसी प्रकार डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, ये भी आपके पास नॉन जीरो होगा। करना क्या, माइनस किसके आगे आ रहा है, एन के आगे आ रहा है, तो इसको 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास किसका फलन आना चाहिए, जिसके सापेक्ष एन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एक्स के सापेक्ष। तो ये आपके पास एफ एक्स का फलन और कोई कांस्टेंट आता है
तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और ई की पावर में होगा, यानी ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और ई की पावर के डी एक्स। यहां पर आपके पास डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई है, तो यहां पर 1 अपॉन एम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फंक्शन एफ ऑफ वाई आएगा। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कांस्टेंट भी हो सकता है e की पावर एफ वाई डी वाई और e की पावर के डी वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, यानी कि समाकल गुणांक आ जाएगा। तो ये छोटा सा हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो किस प्रकार निकालते हैं। और लास्ट वाला ज्यादा इंटरेस्ट वो है नहीं, बस वो आपको अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि x की पावर h और y की पावर k इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो आप ये बताओ कि h और k क्या है। तो आप डेफिनेशन से जानते हो कि यहाँ पर आपके पास जो म्यू एक्स वाई है वो x की पावर h और y की पावर k है। तो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास नया m और नया n आएगा। फिर m का y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करेंगे, और ऐसा करते ही आपके पास क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होते ही आपके पास वहां से h और k का मान है वो निकल जाएगा। तो ये आपके पास एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थे। इसको हमने 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, तो अब आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो आपका जो एक टॉपिक कम से कम 2-3 बार रिवाइज हो जाता है, तो इसलिए वो टॉपिक हमारे बार बार रिवाइज करने से दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए हमें शुरुआत में 5 मिनट ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्या, ये तो आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो हम जानते हैं नॉन लीनियर है, तो हम जो पढ़ेंगे आगे वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करेंगे, जबकि यहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक लीनियर के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट और यूनिक कब होगा। हालांकि इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं वो टॉपिक, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। हालांकि इसके अलग अलग थ्योरम है, यूनिकनेस की थ्योरम अलग है और एग्जिस्टेंस की अलग। तो आपको तो जो सिंपल सा एक मेथड है वो बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की dny dxn प्लस p1x dn-1y dx की पावर n-1 एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण है विद इनिशियल कंडीशन है, यानी ये आईवीपी की बात कर रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, यानी ए पर मान है वो y नोट है, y डैश इसके डेरिवेटिव का ए पर मान है वो y1 है, और इसके n-1th डेरिवेटिव का ए पर मान है वो yn-1 है। तो उस केस में, और इसके अलावा इफ p1 p2 pn ये सारे के सारे फंक्शन और fx हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन ए नेबरहुड ऑफ ए। इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में हमने क्या की थी, जो भी कंडीशंस हैं वो एक पॉइंट पर होते हैं, वो सारी एक ही पॉइंट पर हैं, ए के ऊपर है सारी की सारी कंडीशन। तो ए के नेबरहुड में जो पॉइंट ए है, ए के नेबरहुड में सारे के सारे फंक्शन p1 p2 pn fx ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रख रहा तो एग्जिस्ट तो हो ही गया, और जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास यूनिक आएगा। क्या आएगा, यूनिक आएगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है p1 p2 pn fx, तब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही चीजें। लेकिन ये कंटिन्यूअस हैं तो उस केस में हमेशा ही क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, और ज्यादा आपको कुछ है नहीं। यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है कई बार, जैसे p1 की जगह यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए कि dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन xy बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास देखोगे
तो ये आपके पास P1 है, और जो फंक्शन आपके पास P1 है 1/x है, और ये 0 के ऊपर क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। 1/x है, वो 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो इसके यूनिकनेस के बारे में हमें नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक छोटा सा जो थ्योरम के रूप में स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, IIT जेम वगैरह में और नेट में पूछा जाता है, फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उस केस में उसका सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अरैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो पहले तो मैं 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनका कोई मेथड नहीं है सोल्व करने का, उसके बाद हम वो देखेंगे जिनका मेथड है, जो P के लिए सोल्व होते हैं, जो X के लिए सोल्वेबल हैं, जो Y के लिए सोल्वेबल हैं। क्लोरेट इक्वेशन है जिसको क्लोरो भी बोलते हैं, और लांगराज इक्वेशन है। वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कुछ मेथड हैं कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड ये है। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपके साथ साझा करूंगा, जो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको किसी मेथड से सोल्व नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वो अपने को वैसे ही देखना है और अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना है। तो पहले मैं उन एग्जाम्पलों में बात कर लेता हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेम में, नेट में, गेट में। तो हो सकता है अपने फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है कम से कम मैं 6-7 एग्जाम में देख चुका हूँ, और यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है वो सेकंड वाला आता है। क्या है आपके पास, dy/dx बराबर y की पावर अल्फा। तो आपके पास फंक्शन fxy है, वो क्या है, y की पावर अल्फा, और a पर इसका मान y ऑफ a बराबर 0 है, और यहाँ पर x है वो क्या है, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यानी यहाँ पर आप देखोगे, अगर इससे तुलना करो dy/dx बराबर fxy, तो fxy फंक्शन है वो आपका y की पावर अल्फा है, और x क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो a पर y का मान है वो कितना है, 0। जब x बराबर a है तो उस केस में y का मान कितना है, 0 है, और x हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे कि जब अल्फा, ये अल्फा है, ये क्या हो जाए, 1 या 1 से बड़ा हो जाए, या क्या हो सकता है, अल्फा 0 से 1 के बीच में हो जाए, या अल्फा 0 से छोटा हो जाए। यानी अल्फा के पास 3 कंडीशन है, ये 0 है और ये आपके पास 1 है। तो अल्फा या तो हो सकता है 1 या 1 से बड़ा, या अल्फा हो सकता है आपके पास 0 और 0 से छोटा, और एक आपके पास ये वाला केस है कि 0 से 1 के बीच में हो जाए। 3 केस अल्फा, इससे बड़ा, 0 से छोटा है बराबर, और अल्फा मान 0 से 1 के बीच में, उससे आपका पूरा का पूरा रियल नंबर है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जब आपके पास अल्फा का मान 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, सिंपल है, आप रख के देख लो 1 2 3 4 कुछ भी, तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन कैसा आएगा, 0 सॉल्यूशन आएगा। कैसा आएगा, 0 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन होगा और 0 सॉल्यूशन होगा। यूनिक क्यों है, क्योंकि आपके पास ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो उस केस में आपके पास सॉल्यूशन है वो 0 आएगा, यानी yx बराबर 0 आएगा। yx बराबर 0 आएगा। अब x का मान कुछ भी रखो, a रखोगे तो भी 0 आ रहा है, यानी कि इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन। सेकंड, आपके पास जब अल्फा का मान लेस देन और क्या हो, इक्वल 0 हो, तो उस केस में भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब y का मान 1 और 1 से बड़ा हो, सिंपल है, आप यहाँ पर 1 रख के देख लो, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई मेथड ऑफ सेवरल, जो सेपरेबल वेरिएबल से आसान है, तो आपके पास 0 सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब y का मान 0 या 0 से छोटा है, जब इसका अल्फा का मान 0 या 0 से छोटा है, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, जो कि यूनिक होगा। क्वेश्चन है वो यहां से आता है कि जब अल्फा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो उस केस में हमेशा ही कितना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस प्रकार लिखते हैं वो मैंने बुक के अंदर लिख रखा है, तो एक बार आप वहां से देख लें, ठीक है ना। इसको अपन यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, और वो सोल्व करना भी, सोल्व करके आएगा भी नहीं, वो किसी ने निकाला है भाई इस टाइप से होता है, और वो सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएबल एक टाइम, और वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो उसका कोई मेथड नहीं है, किसी मैथमेटिशियन निकाल दिया और सेटिस्फाई कर रहा, तो ये उसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि इस मेथड से जाएंगे और ये निकल गया, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछ ले कि dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई की पावर 1/2 और y 0 बराबर 0, बताओ इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसके पास 2 सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये रिजल्ट पता है कि आपके पास y की पावर अल्फा, अल्फा का मान 1/2 0 से 1 के बीच में है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, डायरेक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कम से कम 2 बार नेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सेकंड वाला गेट में पूछा जा चुका है, ये MLSU के जो PhD एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर भी पूछा जा चुका है, इसके अलावा और भी एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर मैंने देख लिया 4-5 एग्जाम में। बस आपको ये देखना है कि अल्फा का मान है वो 0 से 1 के बीच में है, तो डायरेक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख ले। नेक्स्ट आपके पास एक आता है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि मोड ऑफ dy अपॉन dx प्लस मोड y बराबर 0, जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपको बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका कोई मेथड तो है नहीं, आपको क्या करना है, इसको विजुलाइज करना है। अगर y का मान सोच के देखो, अगर y का मान क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, और y का मान लेस देन 0 हो जाए, या तो पॉजिटिव हो जाए या नॉन नेगेटिव हो जाए, या मैं बोलूं y का मान अगर नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन कोई कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, तो उस केस में आपके पास dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, बताओ dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यहां पर आपके पास कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है, और ये कभी 0 हो सकती है क्या, ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 0 है, ये नॉन जीरो है, और इसका नाम मैं ले लेता हूं भैया, आपके पास क्या है, c है, क्या आपके पास c है, प्लस माइनस कुछ भी हो, मोड लगाने के बाद हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट है वो, इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं y बराबर 0 ले लेता हूं, तो उस केस में dy अपॉन डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास y बराबर 0 है, वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है, y बराबर 0 है वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ y बराबर 0, y इक्वल्स टू 0। आपको ध्यान में रखना सीधा ही कि नॉन जीरो आएगा, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नॉन जीरो रहेगा, जो इस अवकल समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मोड ऑफ dy अपॉन डी एक्स प्लस मोड y प्लस a बराबर 0, और जहां पर a कोई ना कोई रियल नंबर है, तो वापस देखो कि a का मान अगर 0 है, a का मान 0 है, a 0 हो गया, तो आपके पास जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसी में कन्वर्ट हो गई, और ये 0 होते आपके पास ये इक्वेशन बची है। और हम जानते हैं इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो तो सिर्फ और सिर्फ y बराबर 0 है, और सिंगल होता है, इसलिए एक ही होता है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब y का मान a का मान सॉरी जब a का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, a का मान ग्रेटर देन 0 है, a का मान ग्रेटर देन 0 है, तो हम जानते हैं कि कोई भी आप क्वांटिटी लो कि dy अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, हमेशा ही ये नॉन नेगेटिव होगा, मोड y का मान भी क्या होगा, मॉडुलस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी पॉजिटिव मत बोल देना, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव नहीं होगा,
या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आपको जब भी बोलो तो वो ध्यान रखना। तो आपके पास ये हमेशा नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव, और ए भी यहां पर क्या दे रखा है, ए का मान भी पॉजिटिव है। ए का मान पॉजिटिव है, तो अगर ये जीरो हो भी जाए, मान लेते हैं एक बार के लिए ये जीरो एक बार के लिए हो भी जाए, लेकिन ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई है, इधर जीरो आ रही है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है जब ए का मान पॉजिटिव है तो उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे वाई आप कुछ भी रख लो, वाई कुछ भी लो, अगर ए पॉजिटिव है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, एक बार के लिए मान भी लेते हैं इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, लेकिन ए तो आपके पास क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा है, और इधर आपके पास जीरो है, तो पॉजिटिव संख्या जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये भी पॉजिटिव हो गए तब भी नहीं हो सकती। तो इस केस में आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब ए पॉजिटिव है। जब ए नेगेटिव हो, जब आपके पास ए का मान नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में अगर वाई का मान आप ए रख लेते हो, तो उस केस में dy अपॉन dx का मान कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो। तो उस केस में आपके पास ये a है, अगर a है तो मोड y का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और a आपके पास क्या है, a नेगेटिव है, a आपके पास नेगेटिव है, यानी कि आपके पास a का मान -2 मान लेते हैं। तो अगर a का मान -2 है तो इसका मोड आएगा +2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया है। यानी a जब नेगेटिव है, a का मान नेगेटिव है, तो y बराबर +-a है, वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। a नेगेटिव होना चाहिए। अब y की जगह आप +2 रखो, यानी y की जगह आप +2 रखो या y की जगह -2 रखो, उस केस में आपके पास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मोड तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। प्लस लो या माइनस लो, तो यहां पर आपके पास प्लस का 2 मिलेगा, और a हम नेगेटिव लिया है तो -2 मिलेगा, तो ये कैंसिल आउट और जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो ये ऐसे एग्जांपल हैं जिनका कोई मेथड नहीं है, भाई हम इस विधि से करें और सॉल्यूशन, इसको हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, और हम इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं। जैसे पीछे वाले में देखा, तो हम जानते हैं कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, dy अपॉन dx का मान क्या होगा, नॉन नेगेटिव, एंड यहाँ पर मोड y का मान भी नॉन नेगेटिव। तो इस ये जीरो के बराबर कब हो सकता है, इन दोनों का जोड़, जब ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तभी हो सकता है। ये जीरो कब होगा, हम जानते हैं मोड x जीरो कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x बराबर जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जब y बराबर जीरो। और y ये जीरो कब होगा, जब ये क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव, माने y का मान कांस्टेंट होगा तभी जीरो होगा। तो y कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट में भी y जीरो होना चाहिए, उस केस में ही इसका सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर वेरिएबल हो जाएगा y बराबर x 2x कुछ भी, तो उस केस में dy dx जीरो नहीं होगा, तो उस केस में ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन है, यहां से पता चल रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए, और यहां से पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा, तभी ये सॉल्यूशन होगा। तो समझ में आया क्या, बताओ ये कंसेप्ट कि y बराबर जीरो सॉल्यूशन होगा। और अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर a आ जाता है, तो उस केस में दो केस बनेंगे, तीन केस। जब a का मान जीरो है तो y बराबर जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। जब a पॉजिटिव है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब a नेगेटिव है तो y बराबर +-a सॉल्यूशन होगा। तो इस अवकल समीकरण की बात करें तो आपके पास y बराबर 0 +-a सॉल्यूशन हो जाए। ये a पर कंडीशन के बाद आएगा, a पर कंडीशन लगने के बाद। तो बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो इन तीन एग्जांपल्स में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो आपको मैंने बता दिया है क्या कैसे करना है। ये तो बिल्कुल भी बेसिक है, आपको पता है कि मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, ये नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव,
तो जीरो कब होगा? जब ए का मान जीरो होगा। क्या ये जीरो हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, उस केस में हो सकता है। तो ये सिंपल से एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट है वो समझ आ गए हों। बताओ, ये तीन कंसेप्ट बताए, तीन एग्जाम्पल बताए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हैं सभी को? हाँ जी, बोलिए, रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि अपनी बुक में तो है भी नहीं है, जेपीएच वगैरह में स्टैंडर्ड बुक में ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और अपने पढ़ते भी नहीं है कहीं पर। फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया, और इतना कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। नो डाउट सर, कृष्णा शर्मा बोल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। शाबाश, वेरी गुड। दिव्यांश के भी क्लियर हैं, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब हम पढ़ते हैं, आपके पास नया टॉपिक या नया चैप्टर शुरू हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, यानी ऐसे अवकल समीकरण जिनका ऑर्डर तो एक है लेकिन डिग्री एक से ज्यादा है। योगेश चैन बोले हैं ठीक है सर, ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक ही होनी चाहिए। तो प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण, यानी घात ज्यादा होना चाहिए, ABC जी सर, चलो शाबाश, वेरी गुड। तो अब आ जाओ सामने सभी, कंसंट्रेट बोर्ड पे होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है। जब भी शुरुआत में जब समझने का काम होता है तो आपको सब कुछ पेन वगैरह छोड़ के पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पे करना, लिखने के लिए आपके पास बाद में काफी समय। तो अब तक हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण, यानी प्रथम कोटि और प्रथम डिग्री की अवकल समीकरण। और अब हम क्या पढ़ेंगे, कोटि तो एक है लेकिन डिग्री है वो एक से ज्यादा हो गई। कोटि तो एक है लेकिन डिग्री है वो एक से ज्यादा हो गई। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें किस प्रकार डिनोट करते हैं? तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री डिफरेंशियल, यानी फर्स्ट ऑर्डर की और nth डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी जनरल फॉर्म की हम बात करें तो वो लिखी जाती है dy dx की पावर n, क्योंकि ऑर्डर तो एक ही होना चाहिए, डिग्री n है, प्लस a1 dy dx की पावर n-1 प्लस a2 dy dx की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 dy dx प्लस an y बराबर f ऑफ q ले लो, चलो f ऑफ x। यहां पर आपके पास क्या देखो, dy अपॉन dx की पावर n प्लस a1 dy अपॉन dx की पावर n n-1, यानी इन दोनों का जो कोफिशिएंट 1 और n-1 को जोड़े तो n आना चाहिए। यहाँ पर n आ रहा है, यहाँ पर भी पावर 1 है तो n आ रहा है, और यहाँ पर भी n आ रहा है, y की पावर 0 हो जाए। तो ये आपके पास क्या है, nth ऑर्डर की एक लीनियर, ना नॉन लीनियर की, लीनियर की बात ही नहीं है, नॉन लीनियर होगी हमेशा ही, जब n का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में नॉन लीनियर ही रहेगी। तो ये आपके पास nth डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की अवकल समीकरण है, जहां पर वेर आपके पास a1 a2 a3 a1 a2 डॉट डॉट an एंड f ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ, f आर फंक्शंस ऑफ f की जगह मैं थोड़ा सा दूसरा नाम ले लेता हूं, यहां पर कुछ और नाम लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखे यहाँ पर, क्यू लिखे, और क्यू लिख लेते हैं, क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये सारे के सारे आपके पास किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के फलन हैं, एक्स और वाई के फलन है। तो एक चीज हम जानते हैं और कई बार लिखते भी हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, कई बार p लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को p लिख देते हैं।
तो अगर मैं ये p लिखता हूं तो पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी p की पावर n प्लस a1 p की पावर n माइनस 1 a2 p की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 p प्लस an y बराबर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिखने में थोड़ी सी सिंपल है, सुंदर लगती है, इसलिए हमें ये लिख लेते हैं। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में भी आ जाती है एक्स वाई और p बराबर एफ एक्स वाई बराबर 0 नहीं है, सॉरी ये 0 नहीं है, हाँ 0 बिल्कुल 0 लिख सकते हैं, वैसे तो 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई का ही आएगा। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, यहाँ पर p लिख दिया और यहाँ पर 0, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर x y डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और p यानी कि dy/dx है वो एग्जिस्ट होगा। तो सिंपल रूप में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की जो अवकल समीकरण है उसका, फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका। ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। हाँ एक चीज और, यहाँ पर अपन Q लिख रहे हैं, अगर Q न लिखे तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? Q एक्स वाई का फलन है, यहाँ पर ए एन वाई बी एक्स का फलन है, तो ये y ये एक्स वाई का ही तो फलन है, ये वाला एक्स वाई का फलन। अगर ये सिर्फ और सिर्फ x का फलन होता तो हमें लिखने की आवश्यकता होती। तो यहाँ पर हमें ये ना लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बराबर 0 जरूर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसलिए हमें बराबर 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आएगा क्या हुआ? Q है ये क्या मैंने बताया एक्स वाई का फलन, और ये ए एन भी एक्स वाई का फलन है, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स वाई का फलन रहेगा। तो ये चीजें और ये चीजें मर्ज होके इसी के अंदर लिख सकते हैं, तो इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि a1 a2 n सारे के सारे एक्स वाई के फलन किसके हैं? एक्स और वाई के हैं, ना कि एक्स और ना कि, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इसको हमें इस प्रकार लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस प्रकार हमें लिखते हैं। यहां से हमें पता चल रहा है कि आपके पास ऑर्डर फर्स्ट है, p किसको बताता है? dy/dx को, लेकिन डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x y y डैश बराबर 0, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड हैं, उस मेथड के बारे में हम चर्चा करें तो 5 टाइप के मेथड पढ़ते हैं हम। फर्स्ट मेथड आपके पास है इक्वेशन सोल्यूएबल फॉर p, यानी p के लिए हल होने योग्य समीकरण। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन सोल्यूएबल फॉर y, यानी y के लिए हल होने योग्य समीकरण। इसी प्रकार इक्वेशन फॉर सोल्यूएबल x, यानी x के लिए हल होने योग्य समीकरण। और उसके बाद है लैग्रांज इक्वेशन, और बाद में क्लोरेट इक्वेशन या क्लोरो इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके क्लोरेट इक्वेशन से पूछे जाते हैं, क्लोरेट इक्वेशन से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इक्वेशन सोल्यूएबल फॉर p से पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो 1, 2, 3% रहती है। फिर भी अपन एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर आता भी है तो एग्जाम के अंदर आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सको, ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूएबल फॉर एक्स वाई और ये लैग्रांज मेथड है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको, क्योंकि कम से कम 2 मिनट का समय आराम से लग जाए। इसलिए कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्टली प्रोबेबली अगर आप देखोगे पुराने पेपर उठाकर तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो क्लोरेट इक्वेशन से पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको क्लोरेट या क्लोरो इक्वेशन से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट या इनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर भी अपन सभी कंसेप्ट को एक बार देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस है वो हमें ज्यादा करनी है क्लोरो इक्वेशन की, इसके क्वेश्चन है वो ज्यादा करने।
ठीक है, तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला मेथड है सोल्वेबल फॉर पी। इक्वेशन है सोल्वेबल फॉर पी, यानी पी के लिए हल होने योग्य समीकरण के बारे में हम पढ़े। तो आपके पास मैं बात करूं सबसे पहले कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास ये सबसे सिंपल फॉर्म है, वो हम ये लिख लेते हैं, लिखने में आसान है। यानी फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री ये लेकर चलते हैं अपने। लेट एफ एक्स वाई पी बी ए फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री की जो अवकल समीकरण है वो आपके पास ये वाली। अब हमें क्या करना है, इसको p के लिए सोल्व करना है। तो अगर ये समीकरण p के लिए सोल्वेबल है, यानी p के लिए सोल्व कब होगी, जब ये समीकरण को हम क्या कर सके, n इसके फैक्टराइज कर सके, n फैक्टर हो सके, उसी केस में ये p के लिए सोल्वेबल होगी। इट इज सोल्वेबल फॉर p, is soluble for p if it can be factorized in n factor। यानी इसको n गुणनखंड हो सकते हैं तभी ये p के लिए सोल्वेबल होगी। और n गुणनखंड मान लेते हैं इसके आपके पास, n गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, p के लिए सोल्व करते हैं ना, तो p बराबर f1 या φ1 जो भी आप लेना चाहो, इसके गुणनखंड मान लेते हैं। p बराबर φ1 xy, p बराबर φ2 xy, और इसी प्रकार हम चले p बराबर φn x। इसमें है n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, p की पावर n, यानी p की पावर n है तो p में nth डिग्री की है, यानी p के आपके पास n फैक्टर मिलेंगे जिसको नाम दे दिया p बराबर φ1 xy, φ2 xy, φn xy, क्योंकि आपके पास a0 a1 सारे के सारे xy के फलन थे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप की आएगी, p माइनस φ1 टू p माइनस φ2 टू p माइनस φn φ3 p माइनस φn बराबर 0, बराबर 0। तो ये आपके पास अवकल समीकरण है। जो आपने सबसे पहले देखी था उसके टुकड़े कर लिए तो आपके पास इस टाइप की अवकल समीकरण ये मिल जाएगी। और यहां पर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4 n, ये n आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस टाइप से p को आप मान दो dy अपॉन dx बराबर φ1 xy, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण। यहां से आपके पास दूसरी, यहां से तीसरी, यहां से nth, यानी आपके पास n है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण आ गई। और उसको सोल्व करना हम सभी को आता है, जितने भी मेथड पढ़े हैं अभी तक लास्ट क्लास तक है वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को सोल्व करने के मेथड हैं। तो वहां से हम उनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ से p माइनस φ1 बराबर 0, p माइनस φ2 बराबर 0, वहां से आपके पास यही आएगा। तो यहां से आपके पास इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन मान लेते हैं। p1 वाले से क्या रहा है, आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो मान लेते हैं कि y बराबर f1 xy, y बराबर f1 xy आ गया। और y2 बराबर आपके पास क्या आएगा, या अपन इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। का सॉल्यूशन बात करें तो सॉल्यूशन में क्या आता है, dy अपॉन dx हट जाता है, f1 xy और आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा c1 बराबर 0। इसको सोल्व कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि f2 आ रहा है xy c2 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो f3 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो fn xy और cn बराबर 0 आएगा। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण कितनी मिली हमें, n मिली,
उनको सोल्व किया तो फर्स्ट से आ गया आपके पास सॉल्यूशन ये, सेकंड से ये और थर्ड nth से ये, जहां पर C1 C2 Cn क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्वेच्छेय अचर क्या है, स्वेच्छेय अचर। यहां तक कोई समस्या तो बोलो एक बार आप, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद में एक चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो यानी अतः है आपके पास जो अवकल समीकरण है वो आ जाएगी, अवकल समीकरण उसका सॉल्यूशन आ जाएगा f1 एक्स वाई सी इंटू f2 एक्स वाई सी टू f3 एक्स वाई सी और fn एक्स वाई सी बराबर 0। तो fn इसका मल्टीप्लीकेशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर अवकल समीकरण। जो ये अवकल समीकरण आपकी है तो मैं नाम दे देता हूं 1। तो वो सॉल्यूशन मैंने जो लिखा है वो डिफरेंशियल 1 का सॉल्यूशन है। तो यहां पर मैंने एक बीच में एक छोटी सी चीज लिख दी है, एक चीज मैंने गायब कर दी है। वो चीज क्या गायब की मैंने, बताओ। यहां से यहां पर लिखा है, क्या किया मैंने यहाँ पर, एक बात, एक काम मैंने ये किया है कि जो आपके पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए थे C1 C2 C3 उनको C ही मान लिया है। तो C ही मान लिया है। जब मैं लिखूं हियर C1 बराबर C2 बराबर डॉट 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 बराबर Cn बराबर C, ये बराबर क्यों है, मुझे तो इसका रीजन चाहिए। इस बराबर C के बराबर क्यों माने हम, ये C के बराबर क्यों होंगे, ये बताओ आप। और ये आपके पास क्या है, ये जो जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। तो मुझे आप में से कौन बताएगा कि इनको मैं बराबर कैसे लिख सकता हूँ, कोई तो रीजन होगा तभी तो लिखेंगे ना किसी चीज को, ये तो है नहीं मन की मर्जी से लिख दिया। तो क्या कंसेप्ट यूज किया है हमने यहाँ पर कि इनको मैंने सी के बराबर मान लिया है, या सी के बराबर आएंगे, जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए भाई, किसको पता है। रेनू गढ़वाल बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। बिल्कुल, ये तो मैंने बताया था, फर्स्ट ऑर्डर है और nth डिग्री या एक से ज्यादा डिग्री है, तो फर्स्ट ऑर्डर की है तो हम ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, वो रीजन चाहिए मुझे। आप बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो नहीं है। ये किसी को नहीं पता आप कर क्या रहे हो। अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे थे, उसके जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, वहां से आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो और वहां से आपका जवाब है वो आ जाएगा। दिव्यांश ग्रेक ने बता दिया है कि सिंस दे आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सो वी कैन अज्यूम दैट दे ऑल आर इक्वल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में एक ही कांस्टेंट आएगा। रीनू गढ़वाल बोल रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें, हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है उसके बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन which contain number of arbitrary constant equals to degree of differential equation। यानी जितनी डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, नहीं सॉरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर है उतने ही उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो ये सॉल्यूशन है वो इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने लेकर चला ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस केस में आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल्स टू सी कोज, या यहाँ पर लिखो, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा
क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई टी बराबर 0 इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बताओ आया समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्डर फर्स्ट है और यहाँ पर हमने लिखा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक आएगा, यानी जो n मानने हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, इसीलिए हमने इसको इक्वल माना है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल मान नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर गलती से C1 C2 Cn अलग अलग नहीं लिखने हैं, एक ही लेकर चलना है। तो ये इसका क्या है आपके पास जनरल सॉल्यूशन है। कुछ भी नहीं किया हमने, जो अवकल समीकरण है P में P के फैक्टर कर लिए, तो आपके पास 2 ऑर्डर की 2 फैक्टर, 3 ऑर्डर की 3 फैक्टर, 4 ऑर्डर की 4 फैक्टर, 4 फैक्टर मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के। अलग अलग सोल्व करो और उनको आर्बिट्री कांस्टेंट है वो अलग अलग आएंगे, सोल्व करेंगे तब तो, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही लिख दो और आपके पास क्या जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। आसान है, बताओ कोई समस्या हो तो। यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं है तो हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इनको भी कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं बस ये, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो जाएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा हम इस पे कर लेते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2py कोट एक्स बराबर वाई स्क्वायर। क्या आपके पास अवकल समीकरण है। यहाँ पर कितने ऑर्डर की, 2 डिग्री की है, ऑर्डर 1 है, डिग्री यहाँ पर 2 है, जबकि ऑर्डर कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्या करना है बताओ, पी के गुणनखंड करना है। तो श्री धर्राचार्य फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, पी बराबर माइनस का 2y कोट एक्स क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 यानी 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं, पी स्क्वायर प्लस 2py कोट एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस का 4 वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा 2a, तो अपोन में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। यहां से देखो आप क्या करोगे, 4 कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस कोट एक्स प्लस माइनस, यहां से y कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट हटा देंगे तो आ जाएगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। तो y बराबर माइनस वाई कोट एक्स प्लस वाई कोस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, एक बार आपके पास आ जाएगा p बराबर माइनस वाई कोट एक्स माइनस का वाई कोस एक्स कोसेक एक्स, और दूसरा आपके पास आ जाएगा p इक्वल्स टू माइनस का कोट एक्स और ये प्लस का वाई कोसेक एक्स। अब आपको इनको सोल्व करना है, p को मान लेते हैं dy अपॉन dx, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण हो गई है। y कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मेथड ऑफ सेवरल वेरिएबल से हो जाएगा, y वाले एक साइड और x वाले एक साइड। अब कोट को लिखो कोस बटा साइन, इसको लिखो 1 अपॉन साइन, एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करके आपसे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर y एक साइड ले आते हैं तो आ जाएगा dy अपॉन में y, और ये माइनस का साइन इधर ही रख लेते हैं एक बार, तो कोस बटा साइन, और ये साइन तो आ जाएगा कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक तो, और सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो आगे की कैलकुलेशन वो आपको करनी है, दोनों सॉल्यूशनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वो इसका सॉल्यूशन आ जाए। तो ये इसका मेथड है जिससे हमको सोल्व करना है। नेक्स्ट की हम बात करें तो एक क्वेश्चन इस पे और है,
सिंपल सा क्वेश्चन ये, वापस दो आपके पास कितने 2 डिग्री के हैं, तो वापस हमें क्या लगाना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये सोल्व हो जाएगी। तो आपसे अगर यहाँ पर सोल्यूबल फॉर पी पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर है, तो मैक्सिमम आपसे 2 डिग्री का ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना है और पी के जो 2 गुणनखंड आएंगे इसको dy अपॉन dx बराबर मानो अलग, इसको अलग, दोनों को सोल्व करो और मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मैंने कहा था अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण आती है तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको वापस करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपके पास वापस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही आएगी। अब उसको आपको सोल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिए हैं बहुत ही आराम से, अब आपको करने हो। अब ये नहीं भी एक क्वेश्चन भी यहाँ से अपने वो करवाए जाए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको आता है, 2 गुणनखंड आएंगे, आपको गुणनखंड आते ही आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, तो वो आपको करने। अब अपनी गाड़ी है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी, तो आपको तैयार रहना उसके लिए। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को अच्छे से नहीं किया है तो आपके पास आज का और समय है, घर पे जाके वापस से उसको अच्छे से कर ले, ठीक है ना। तो अब आगे जो भी काम चलेगा लगभग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की काम आती हैं, तो वो सारी की सारी आपका पढ़ा हुआ है, ये मैं मानकर चलूंगा और आपको भी ऐसे ही मानकर चलना है कि ये चीज तो हमें आती है। बस यहाँ तो अपने मेथड देखना करना कैसे है। और इन टाइप के क्वेश्चन जो सोल्यूबल और पी एक्स वाई के लिए आते भी हैं सॉरी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते भी हैं तो एक बार के लिए इन क्वेश्चनों को एक बार छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचता तभी करना है। क्योंकि अभी देखो आप क्वेश्चन को भी सोल्व करोगे तो आपके पास श्रीधराचार्य तो सिंपल है, एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही, यानी 2 डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के सोल्व, तो उसके अंदर टाइम है वो ज्यादा लगना ही है। तो इन क्वेश्चनों को आपको लास्ट में सबसे लास्ट में देखना है। लेकिन अगर क्लोरो इक्वेशन या क्लोरेट इक्वेशन आती है उसको तो आप हाथों हाथ कर देना है, वो हम देखेंगे किस प्रकार क्या करना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम देखेंगे सोल्यूबल फॉर एक्स वाई, क्लोरेट और लांगराज, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट आपके पास सोल्यूबल फॉर एक्स वाई के लिए सोल्यूबल फॉर एक्स, तो कल हमें बाकी और भी देख लेंगे, बट यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो। किसी को कोई समस्या नहीं है, चलो अच्छी बात है फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।